हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा का टेक्निकल एजुकेशन विभाग इन दिनों कई नए आविष्कार कर रहा है। पहले कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क का निर्माण कर चुके विभाग ने अब एक और नए यूवी डिसइंफेक्शन बॉक्स को तैयार किया है, जिसमें सरकारी फाइलें, दस्तावेज और अन्य सामान को डिसइंफेक्ट किया जा सकेगा। अपने इस नए आविष्कार को लेकर हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन विभाग प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज के निवास पर पहुंचे। विज ने इस बॉक्स का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान विज ने इस बॉक्स की कार्य प्रणाली को विस्तार से जाना। विज ने विभाग की तारीफ करते हुए कहा कि जब आज हमें कोरोना के साथ जीने के तरीके ढूंढने हैं, ऐसे दौर में ये विभाग सराहनीय कदम उठा रहा है। कोरोना वैश्विक महामारी की मार हर कोई झेल रहा है। स्कूली छात्र छात्राओं की शिक्षा पर भी खासा असर पड़ रहा है। इसी को लेकर शिक्षा मंत्री का कहना है कि 11वीं और 12वीं की कक्षाओं को लेकर एक विचार है कि अगर एक कक्षा में 30 छात्र हैं तो एक दिन में 15 छात्र और फिर दूसरे दिन 15 छात्रों को बुलाया जाएगा। इसी प्रकार अगर 50 छात्र हैं तो उसे 3 हिस्सों में बांट करके बुलाया जा सकता है। बाकी जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, जो और भी नियम होंगे सभी की पालना की जाएगी। लेकिन ये सिर्फ एक विचार है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि अभी हमने सिर्फ एक विचार किया है। वहीं भारत के कुछ छात्र रशिया में फंसे हैं, उसके बारे में बताते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी मीडिया के माध्यम से उनकी जानकारी में आया था कि लगभग 90 छात्र रशिया में फंसे हुए हैं। उनमें से 35 से 36 स्टूडेंट हरियाणा के हैं। उनसे ईमेल से जानकारी मांगी गई है। कोरोना से जंग में स्वास्थ्य विभाग एक योद्धा की तरह जंग लड़ रहा है। ऐसे में लोग भी कोरोना योद्धाओं का सम्मान कर उनके काम को सलाम कर रहे हैं। यमुनानगर में भी 51 दिनों की लंबी ड्यूटी के बाद घर लौटने पर नर्स का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। पंचकुला में स्टाफ नर्स के पद पर तैनात कोरोना योद्धा शशि के अपने घर पहुंचने पर मोहल्ले वासियों और परिवार के लोगों ने पुष्प वर्षा कर और फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। भिवानी के विद्यानगर में कोरोना के 3 नए मामले मिलने के बाद भिवानी रेड जोन में आ गया है। इसके बाद ही जिला प्रशासन ने विद्यानगर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इलाके की सभी दुकानों को बंद रखने और लोगों के घरों से बाहर बेवजह निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही लोगों को साफ सफाई रखने, मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है। नए मामले मिलने के बाद इलाके में नाकाबंदी की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले विद्यानगर में BSF जवान की कोरोना से मौत हुई थी। कल मिले संक्रमित व्यक्तियों में एक 11 साल का लड़का, एक 15 साल की लड़की और एक करीब 42 वर्षीय शख्स मिला है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। कोरोना संक्रमण को रोकते हुए जिला स्तर काफी अहम कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में रेवाड़ी जिला प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए बिटवाना सब्जी मंडी को 3 दिन तक बंद रखने का फैसला किया है। SDM रविंद्र कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इन 3 दिनों में पूरी सब्जी मंडी को सैनिटाइज किया जाएगा, जिससे संक्रमण के खतरे को रोका जा सके। लॉकडाउन में शराब की दुकानें खुलने के बाद गुरुग्राम में शराब ठेकेदार मनमाने रेट पर शराब बेच रहे हैं। वहीं आबकारी विभाग का कहना है कि शराब के ठेके अचानक खुलने से और स्टॉक की कमी के चलते रेट में तेजी आई है। जैसे जैसे शराब की आवक और स्टॉक पूरा होने लगेगा, रेट में कमी होने लगेगी। यमुनानगर में शराब की अवैध सप्लाई का बड़ा खेल सामने आया है। यहाँ सरकार से शराब बेचने का परमिट लेकर उसकी आड़ में शराब को अवैध तरीके से सप्लाई किया जाता था। मामले का खुलासा CIA 2 की टीम ने किया है। मामले में पुलिस ने एक्साइज एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू की है। जानकारी के मुताबिक ठेकेदार सुशील कुमार अपने साझेदारों के साथ शराब को गलत तरीके से महंगे दामों में बेचने के लिए हरियाणा डिस्टिलरी लिमिटेड यमुनानगर से शराब लेकर उसे यमुनानगर इंडस्ट्री एरिया में एक गोदाम अंकाल टिम्बर्स नजदीक सब्जी मंडी यमुनानगर में जमा कर लेता है। इसके बाद उस शराब को यमुनानगर में अवैध तरीके से महंगे दामों पर सप्लाई करता है। बल्लभगढ़ में शराब के ठेके को लेकर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने हाथ में शराब भगाओ देश बचाओ का बैनर लेकर प्रदर्शन किया, साथ ही ठेके को भी बंद करवाया। महिलाओं का कहना है कि सरकार कहती है जहां ठेके खोलने का विरोध होगा वहां ठेके नहीं खोले जाएंगे, फिर भी यहाँ शराब के ठेके खोले जा रहे हैं।
विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसमें काफी संख्या में फतेहाबाद के लोग भी शामिल हैं। इन सभी लोगों को फतेहाबाद के होटलों में रखा जाएगा। इसको लेकर के फतेहाबाद प्रशासन के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसको लेकर होटल मालिकों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। होटल को किस प्रकार सैनिटाइज किया जाएगा, ये ट्रेनिंग भी दी जा रही है। होटल में रह रहे यात्रियों को होटल के कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रख कैसे सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे, इसकी ट्रेनिंग भी स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों के द्वारा दी गई। फतेहाबाद के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर हनुमान सिंह ने बताया कि फतेहाबाद प्रशासन के द्वारा विदेश में आने वाले फतेहाबाद के लोगों को शहर के 6 होटलों में ठहराया जाएगा। इसके लिए होटल मालिकों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सोना के नागरिक अस्पताल में लैब टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट के पद पर कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित पाया गया। वहीं रेड जोन घोषित हो चुका फरीदाबाद से एक और नया मामला सामने आया। बीते दिन फरीदाबाद में कोरोना संक्रमित महिला की मौत हो गई थी। फरीदाबाद में कोरोना के कुल 95 केस सामने आ चुके हैं। पिहोवा में भी एक महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है। महिला पंचकुला पुलिस थाने में कुक का काम करती थी। कोरोना का एक नया मामला रोहतक जिले से भी सामने आया है। रोहतक पीजीआई में महिला सफाईकर्मी कोरोना संक्रमित पाई गई है। महिला सफाईकर्मी मंढौड़ी जाढ़ान गांव की रहने वाली है। स्वास्थ्य विभाग ने सफाईकर्मी के परिवार और रिश्तेदार समेत 19 लोगों को जांच के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। साथ ही उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। इसके साथ ही प्रशासन की ओर से पूरे गांव को सील किया गया। नारनौल में 4 कोरोना मरीज आने के बाद प्रशासन का सख्त रवैया देखने को मिल रहा है। नारनौल की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया और आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन हमारे संवाददाता ने जब नारनौल में सुरक्षा का जायजा लिया तो तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही थी। रतिया में लॉकडाउन में मिली छूट की आड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दरअसल यहां लॉकडाउन के दौरान दुकानदारों को दुकानें खोलने की छूट दी गई, लेकिन इस दौरान किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। दुकानों में हो रही लापरवाही के बाद प्रशासन सख्त हुआ और तहसीलदार ने कुछ बाजार में उतरकर नियमों को न मानने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। पिहोवा के बाजारों में लॉकडाउन के सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने विशेष रूप से दुकानदारों के लिए रोस्टर जारी किया है, जिसमें ये मेंशन किया हुआ है कि कौन सी दुकानें खुली हैं और कौन सी नहीं। इसके बावजूद दुकानदार नियमों को नहीं मान रहे हैं। इसी को लेकर प्रशासन ने आज बाजारों, बस अड्डों और मुख्य मार्गों पर जागरूकता अभियान चलाया। प्रशासन ने लोगों को जागरूक किया और उन्हें सही जानकारी देकर अवगत भी करवाया। एसडीएम ने मामले में बताया कि आज तो सिर्फ हदायत देकर छोड़ा जा रहा है, लेकिन अगर आगे किसी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के बीच प्रदेश में फंसे मजदूरों को उनके गृह राज्य में पहुंचाने का काम जारी है। इसी क्रम में अंबाला से 272 मजदूरों को उत्तर प्रदेश के लिए रवाना किया गया। आपको बता दें कि 7 बसों में सवार इन मजदूरों को यूपी के बॉर्डर तक पहुंचाया जाएगा, जहां से यूपी सरकार इनकी जिम्मेदारी लेगी। अंबाला से रवाना होते हुए मजदूरों ने हरियाणा सरकार का धन्यवाद किया। मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद वो अपने गृह राज्य वापस जाने की कई बार कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। प्रशासन के आला अधिकारियों ने मजदूरों को खाने का सामान और सैनिटाइजर देकर विदा किया। रोजगार की गाड़ी जब पटरी से उतर जाए तो हालात अक्सर आपका साथ छोड़ देते हैं। ऐसा ही कुछ आजकल प्रवासी श्रमिकों के साथ हो रहा है। प्रदेश में रह रहे प्रवासी श्रमिक दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। सरकार और प्रशासन हरियाणा से प्रवासी श्रमिकों को रेल और बसों के द्वारा भेजने का सिलसिला भी जारी है। लॉकडाउन 3 के 8वें दिन भी सोहना विधानसभा के कस्बा ताबड़ू से 248 प्रवासी मजदूरों को लेकर 9 हरियाणा रोडवेज की बसें रवाना हुई। इस दौरान ताबड़ू क्षेत्र के कई गांवों से मजदूर शहर के शेल्टर होम राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे। ताबड़ू के ड्यूटी मजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मथुरा, शामली, बागपत और सहारनपुर के श्रमिक शामिल हैं। जिला प्रशासन की ओर से प्रवासी मजदूरों को फूड पैकेट, पानी, बोतल, मास्क और सैनिटाइजर भी उपलब्ध करवाए गए। घर जाते समय प्रवासी श्रमिकों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा रही थी। इन प्रवासी श्रमिकों में मथुरा के 62, शामली के 43, बागपत के 80 और सहारनपुर के 63 प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य भेजा गया है। 12 मई से रेलवे मंत्रालय की तरफ से 15 ट्रेनें चलाने का आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि ये ट्रेनें
पूरी तरह से एयर कंडीशन होंगी। गाड़ियों में पूर्ण रूप से व्यवस्थित तरीके से यात्रियों को ले जाया जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि पानीपत के रास्ते जम्मू तवी एक ही गाड़ी है जो अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचेगी। रेलवे विभाग ने उसके लिए भी नियम बनाए हैं। सबसे पहले तो लोग ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नेटवर्क स्लो बताए जा रहे हैं। वहीं रेलवे ने नियमानुसार ये भी कहा है कि ट्रेन दिल्ली से चलेगी और यात्रियों को 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि लॉकडाउन के दौरान यात्री दिल्ली 2 घंटे पहले किस साधन से पहुंचेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा शुरू की गई मेरा पानी मेरी विरासत योजना को लागू करने के लिए अधिकारी मैदान में उतर गए हैं। कृषि विभाग से जुड़े अधिकारी गांव-गांव में जाकर लोगों को योजना के बारे में बता रहे हैं। सरकार द्वारा चिन्हित किए गए इलाकों में फतेहाबाद का रतिया इलाका भी शामिल है, जिसमें भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। इसी इलाके में पिछले वर्ष की तुलना में 50% कम धान की बिजाई का लक्ष्य रखा गया है। विभाग के अधिकारी गांवों में जाकर किसानों को इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। टोहाना में बिजली का कनेक्शन न मिलने से परेशान किसानों ने बिजली दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि पिछले काफी समय से किसान अपने खेतों में बिजली के कनेक्शन की मांग कर रहे हैं। बावजूद इसके किसानों की समस्या जस की तस बनी हुई है। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि 15 दिन तक समस्या के हल किया जाए, नहीं तो वो रोड जाम कर देंगे। लॉकडाउन के बीच सब्जियों के बढ़ते रेटों पर अब शायद लगाम लग जाएगी और जनता को भी कुछ राहत मिलेगी। दरअसल मार्केट कमेटी प्रशासन ने फैसला किया है कि अब हर रोज सुबह मंडी में सब्जियों के दाम तय किए जाएंगे और किसी को तय रेट से अधिक दामों पर सब्जी बेचने की इजाजत नहीं होगी। मार्केट कमेटी प्रशासन के इस फैसले के बाद आम जन को कुछ राहत जरूर मिलेगी। दरअसल मंडी में आड़ती किसान से जो सब्जी खरीदता है उसका दाम ग्राहक के हाथ तक पहुंचते पहुंचते 4 से 5 गुना बढ़ जाता है। मसलन किसान जो घिया मंडी में 5 रुपए प्रति किलो की दर से बेच रहा है, वह घिया ग्राहक को 20 से 25 रुपए तक मिलता है। यही हाल करेला, टमाटर, भिंडी सहित अन्य सब्जियों को लेकर भी है। बढ़ते दामों पर रोक लगाने के लिए मंडी प्रशासन ने अब इस संबंध में पहल करते हुए फैसला किया है कि सुबह मंडी लगने के समय से ही सब्जियों के दाम तय किए जाएंगे। अगर कोई इन दामों से अधिक पर सब्जी बेचेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस की वजह से देश में पिछले करीब 1.5 महीने से लॉकडाउन लागू है, जिसकी वजह से पूरे देश का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और अर्थव्यवस्था की गाड़ी भी लड़खड़ा गई है और इसका असर अब किसानों पर भी साफ साफ दिखने लगा है, खासकर उन पर जो सब्जी उगाने वाले किसान हैं, क्योंकि इनकी हरी सब्जियों को ज्यादा दिन कहीं स्टॉक नहीं किया जा सकता है और न ही उन्हें खेतों में छोड़ा जा सकता है, क्योंकि सब्जियों को ज्यादा दिन स्टॉक करना या खेतों में छोड़ना, दोनों ही स्थितियों में इनका खराब होना तय है। लॉकडाउन की वजह से मंडी में खरीदार न आने से इन्हें काफी घाटा उठाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जिले के किसान सिरसा की सब्जी मंडी की बजाय दूसरे जिलों में जाकर सब्जी बेचने लगे। रविवार बरसात के साथ आए तेज तूफान से बागवानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। तेज तूफान के कारण तैयार हो रहा फल पकने से पहले ही पेड़ से नीचे गिर गया। खासकर इस वक्त आम की फसल को ज्यादा नुकसान हुआ। रादौर के एक बागवान असलम खान ने बताया, इस साल तेज तूफान और बरसात के कारण बागवानों को भारी क्षति पहुंची है। पहले ही जहां मौसम में टेम्परेचर की वजह से आम के पेड़ों पर फल लेट आए थे, लेकिन अब जो फल भी आए थे उन्हें इस तूफान ने गिरा दिया। ऐसे में इन बागवानों ने सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। 21 मार्च की रात 12 बजे से जारी लॉकडाउन में ढील होने के बाद से ही बदमाशों के हौसले भी बढ़ गए हैं। आलम यह है कि बदमाश अब लूट चोरी के बाद अब हत्या जैसी वारदात को भी अंजाम देने लगे। ताजा मामला दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम जिले के मानेसर इलाके का है। यहाँ पर एक जिम संचालक की सोमवार सुबह मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने उस समय गोलियों से भूनकर हत्या कर डाली जब वह अपने बच्चों के साथ सुबह की सैर पर निकला था। हैरत की बात यह है कि जिम संचालक को पार्क में सरेआम उसके बच्चों के सामने ही गोलियों से भून दिया गया। जान गंवाने वाले जिम संचालक का नाम मंजीत है, जो मूल रूप से दिल्ली का रहने वाला था, लेकिन काफी समय से वो नौरंगपुर रोड पर जिम चलाता था। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के साथ ही जांच तेज कर दी है। बदमाशों की तलाश के लिए पुलिस ने टीमें भी बना दी हैं।
गोहाना के लाट गांव में पानी की पाइपलाइन दबा रहे 3 मजदूरों की मिट्टी में दबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा खेत में ट्यूबवेल के लिए पाइपलाइन बिछाने के दौरान सड़क के नीचे से लाइन निकालते वक्त हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए गोहाना नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया और इस मामले में खेत के मालिक प्रदीप के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रेवाड़ी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सेक्टर 3 के एक मकान में जुआ खेलते 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 6,73,000 रुपए बरामद भी किए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूबो संगीत में उबासी